अगर कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो अगर किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे या तो इस्तीफा देना होगा या उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी बिना दोष सिद्ध हुए भी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। मोदी सरकार इसी मकसद के साथ 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर संसद में आई, लेकिन इस पर जमकर हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर उछाल दिया। ऐसे में सवाल उठे कि क्या विपक्ष चाहता है कि सरकार जेल से चले? कागज पर तो ये भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से लड़ने का हथियार लगता है, लेकिन सवाल यह भी है कि असल में ये बिल कितना निष्पक्ष है, या ये ऑपरेशन लोटस का एक विकसित फॉर्म है जिसके जरिए विपक्षी सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी मसले को डिकोड करते हैं। दरअसल 130वें संविधान संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। विपक्ष के विरोध का बड़ा कारण जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का डर है। विपक्ष काफी पहले से ही यह कहता आया है कि केंद्र सरकार विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। यह बिल पारित होने के बाद तो कोई भी जांच एजेंसी किसी भी विपक्ष के शासन वाले राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार कर 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रख सकती है और 31वें दिन उसकी अपने आप बर्खास्तगी हो जाएगी। विपक्ष के अनुसार इस कवायद का केवल यही मकसद है। हालांकि विपक्षियों के इन आशंकाओं को सरकार सिरे से खारिज करती है। सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और ऐसे जांच के किसी भी चरण में संबंधित व्यक्ति अदालत जा सकता है। वहां से वह नोटिस पर स्टे ले सकता है या फिर अग्रिम जमानत भी ले सकता है। ऐसे में यह आशंका बेबुनियाद है कि जांच एजेंसियां अपनी मनमानी कर सकती हैं, लेकिन मामला इससे भी क्लियर नहीं होता। अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, तो ऐसे मामले में जमानत लेना टेढ़ी खीर है। यानी तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे मामलों में जल्द जमानत नहीं मिलती। भले ही बाद में आप निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन ऐसे मामलों में स्टे लेना और जमानत लेना नामुमकिन साबित होता आया है। अब सोचिए, अगर कोई विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 30 दिन तो पक्के जेल में बीतेंगे, फिर 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। इन 30 दिनों के भीतर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती हैं। कुछ विधायकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ कर सकती हैं और यह भी हो सकता है कि 31वें दिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो या उन्हें हटाया जाए और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल मामले से पहले देश की राजनीति में आजादी के 75 साल बाद तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो। लेकिन हाल के वर्षों में दिल्ली में पहली बार ऐसा देखने को मिला। पहले केजरीवाल के मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई और फिर केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए गए। केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसे लेकर जब बहस छिड़ी तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, उनकी गिरफ्तारी को साजिश बताया और उनके इस्तीफे से इनकार कर दिया। इस मामले को जब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो कोर्ट की ओर से भी यह कहा गया कि संविधान में इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि गिरफ्तारी की सूरत में मंत्री या मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए या नहीं। यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव की नींव इसी मामले से पड़ी थी। ऐसा ही मामला तमिलनाडु में डीएमके सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी का भी हुआ, जो 241 दिनों तक जेल में रहे लेकिन कुर्सी पर टिके रहे, जिसके बाद कोर्ट को ही निर्देश देना पड़ा कि वे अपने पद से त्यागपत्र दे दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा गया। वो कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन कोर्ट ने बाद में जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए और उन्हें जमानत मिल गई। इन मामलों का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बिल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन सकता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल केंद्रीय एजेंसियों को और ताकतवर बनाएगा, जो पहले से ही विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए बदनाम है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उनका कहना है यह बिल सत्ताधारी पार्टी को किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को आसानी से हटाने की ताकत दे देगा। वहीं सत्ताधारी पार्टी की ओर से कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाया जा रहा
दरअसल एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर विधानसभा या संसद के सदस्य की सदस्यता तुरंत चले जाने का जिक्र था। लेकिन मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आ गई। तब राहुल गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे और उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। तब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के पक्षधर थे। लेकिन अब जब मोदी सरकार इसी से संबंधित संशोधन संविधान में करना चाह रही है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से इसका भारी विरोध किया जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि अगर ये बिल इतना ही निष्पक्ष है तो क्या ये सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में 543 में से 251 सांसद यानी 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें कांग्रेस के 49% और भाजपा के 39% सांसद शामिल हैं। वहीं 31 मुख्यमंत्रियों में से 11 पर आपराधिक मामले हैं। ऐसे में पासा कहीं भी पलट सकता है। इन बिलों के दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पहला, यह बिल बिना दोष सिद्ध हुए ही मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने की ताकत देता है, यानी सिर्फ आरोप और हिरासत के आधार पर किसी चुने हुए नेता की कुर्सी छीनी जा सकती है। दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई पर पहले से ही पक्षपात के आरोप हैं। अगर इन बिलों का दुरुपयोग हुआ तो विपक्षी सरकारों को अस्थिर करना आसान हो जाएगा। तीसरा, यह बिल जनता के जनादेश को कमजोर कर सकता है। अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री सिर्फ आरोपों के आधार पर हटाया जाता है तो यह भी जनता को कतई पसंद नहीं आएगा। हालांकि संविधान में ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करके लागू किए जाने हैं। बिलों में यह भी साफ है कि जमानत मिलने के बाद पार्टी चाहे तो उस नेता को फिर से नियुक्त कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने मानसून सत्र के अंतिम दिन इस संविधान संशोधन बिल को पेश करने का फैसला क्यों लिया? आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि बिल के लिस्टिंग में ही यह कहा जाए कि इसे जेपीसी को भेजा जाएगा। यानी सरकार की मंशा शुरू से ही यह थी कि इस पर सभी दलों की सहमति चाहिए। अगर सहमति नहीं बनती है तो विपक्ष को ही जवाब देना होगा कि वह राजनीति में नैतिकता के इस मुद्दे पर समझौता क्यों कर रहा है। आपको बता दें, यह एक संविधान संशोधन विधेयक है और इसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि सरकार के पास नहीं है। इसका अंकगणित अलग होता है, यानी बिना विपक्ष के सहयोग के यह बिल पारित हो ही नहीं सकता। ऐसे में आने वाले समय में चीजें क्या होंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस मसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।